हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं जो हिंदी है उसके गद्य खंड के संपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज मैं आपको गद्य खंड के संपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में बता दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को आप चाहे तो अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स से लेकर 9वीं से लेकर 12वीं तक के वीडियो अपलोड करता हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले मैं आपको बता दूं कि गद्य खंड में से आपको 1 अंक के 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर के 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं आज आपसे ये वादा करता हूँ कि और वो 6 अंक के ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में से जो आपको बताए जाएंगे, इसी में से पूछे जाएंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। एक ही वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूर्ण करा दिए जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखते रहिए। चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो मैंने लिए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिया है वह होता है आपका भक्तिन रेखा चित्र में वर्णित पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो आपका सही है उसे लगा देना है। आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है आपको बताना है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आपको दिया गया है आरोग्य है, जो पंचायत है वह आरोग्य थी, आपको वो देखना है। दूसरा आपको दिया गया है पंचायतें गूंगी और लाचार है, अपने स्वार्थ को पूरा करती है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पंचायत गूंगी व लाचार है। इसका सही आंसर होगा पंचायत गूंगी व लाचार है। आपको जो इसका सही आंसर होगा, रुकिए मैं इसका देख लेता हूँ। इसका सही आंसर होगा, नीचे दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है लिखना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पहला दिया गया है केवल 1, दूसरा दिया गया है केवल 1 और 2, तथा तीसरा दिया गया है केवल 1 और 3, और तीसरा दिया गया है केवल 1, 2, 3 तीनों ही। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आपको संपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताए जाएंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है। आपको बताना है निबंध जो बाजार दर्शन आपको दिया गया है उसमें पैसे को क्या बताया गया है। तो आपको ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, पहला हाथ का मेल, दूसरा शैतान का जाल है, तीसरा आपको बताया गया है चकाचौंध है, या आपका डी पावर है। तो आपको इनमें से ऑप्शन बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। आपका इसका सही आंसर होगा पावर है, डी पावर है। चलिए देखते हैं तीसरा आपको दिया गया है बाजारूपन से क्या अभिप्राय है। आपको बाजारूपन से अभिप्राय बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना, बाजार को साझा कर आकर्षक बनाना, बाजार में ही विचरण करना, बाजार में ही विचरण करना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना बाजारूपन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है वह है 4था नंबर का,
पहलवान के गाँव में बीमारी फैल रही थी। पहलवान के गाँव में कौन सी बीमारी फैल रही थी आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए मलेरिया और हैजा, मलेरिया और डेंगू, और तीसरा आपको दिया गया है हैजा और चेतक, चौथा आपको दिया गया है चेतक और प्लेग। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी बीमारियाँ गांव में फैल रही थी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा मलेरिया और हैजा पहलवान के गांव में फैल रही थी। आपको लिख लेना है मलेरिया और हैजा पहलवान के गांव में बीमारी फैल रही थी। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न को। पांचवा आपका लिया गया है, लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। कौन से नामी पहलवान को हराया था ये आपको बताना है। छोटे सिंह को, काला खा को, चांद सिंह को या राजा साहब को। आपको बताना है किसको हराया था। तो राजा साहब को तो नहीं हरा सकता है, इसलिए ये तो गलत होगा। जो पांचवा का आंसर आपका सही होगा वो होगा आपका पांचवे का आंसर काला खा को। काला खा पहलवान को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है। छठा आपको जो दिया गया है देखिए, बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षक इंद्री है। जो आपको बाजार की ओर आकर्षित करती है, वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, वह इंद्री कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आँख, कान, नाक और जीभ। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है, आँख, कान, नाक और जीभ। इनमें से बताना है कौन सी इंद्री आपको आकर्षित करती है। तो इसका सही आंसर होगा आँख। इसका सही आंसर क्या होगा? आँख आपको बाजार में सर्वाधिक आकर्षित करती है। जो सातवां आपको दिया गया है, पहलवान की ढोलक कहानी। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख है? आपको बताना है पहलवान की जो ढोलक कहानी है उसमें सर्वप्रथम किस ऋतु का उल्लेख है। आपको ऑप्शन दिए गए बसंत, ग्रीष्म, वर्षा या शीत। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी ऋतु शुरुआत में है। तो आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा शीत ऋतु। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप याद रखना कि पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख है, तो उस ऋतु का नाम बताना है, शीत ऋतु का उल्लेख है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको दिया गया है 8वें नंबर का प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो। आपको ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि कौन है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं अनासक्त योगी रह सके, मस्त और बेपरवाह रह सके, छंद और तुक जोड़ सके। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। पहला आपको केवल एक या दो, सी आपको दिया गया है केवल तीसरा, डी आपको दिया गया है एक और दो। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका एक और दो। आपका डी नंबर का आपका सही हो जाएगा एक और दो। अनासक्त योगी रह सके, मस्त और बेपरवाह रह सके, अजय प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि की यही विशेषता होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको प्रश्न सभी ऑब्जेक्टिव है आपको एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो आगे हमने लिया है, चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ, पहले वो दिख नहीं रहा है। चलिए, सीरीज के फूल निबंध के आधार पर सीरीज के फूल और सीरीज के फल, सीरीज के फूल और सीरीज के फल में क्या अंतर है बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है तथा सीरीज के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। दूसरा आपको दिया गया है, सीरीज का फूल केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है तथा सीरीज के फल केवल पक्षियों का दबाव सह सकता है। तो आपको ऑप्शन दिए गए केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, सभी गलत। तो इसका आपका जो सही आंसर होगा केवल एक, जो आपका पहला है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है तथा सीरीज के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल जाने पर भी स्थान नहीं छोड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बताया जा रहा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का कारण क्या है। आपको बताना है भीमराव अंबेडकर के अनुसार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का जो मुख्य कारण है वो क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है पूंजीवाद, दूसरा दिया गया है जातिवाद, तीसरा दिया गया है सांप्रदायिकता तथा चौथा दिया गया है आधुनिकता। आपको इनमें से बताना है कि जो बेरोजगारी और भूखमरी का कारण क्या है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार इसका आपका जो सही आंसर होगा जातिवाद। भीमराव अंबेडकर साहब ने बताया है कि जातिवाद बेरोजगारी और भूखमरी का एक कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको लिखना है जातिवाद एक कारण है।
देख लेते हैं आगे के प्रश्नों को। आगे आपका लिया गया है जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जातिवाद प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देता है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता देता है। जो इसका सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, और आपका डी नंबर का दिया गया है केवल एक, दो और तीन। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इसका सही आंसर बी, एक और दो। बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, क्योंकि जाति प्रथा पेशे का पूर्ण निर्धारण करती है। मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। अर्थात जातिवाद में ऐसा होता है कि एक जाति का मनुष्य एक अपना ही मुख्य कार्य कर सकता है, वह दूसरे कार्य को नहीं कर सकता है। जातिवाद में ऐसा कार्य व्यक्ति का बांध दिया जाता है जिसे वह चाहकर भी नहीं बदल सकता है। यही जातिवाद का दोष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको प्रश्न दिया गया है 12वें नंबर का, जो देखिए आप 12वें नंबर को दिया गया है आपका, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है। आपको बताना है बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भाईचारा, तथा डी आपका दिया गया है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है 12वें का जो है आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सभी जरूरी है। आपका जो 13 नंबर का दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित भानभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है। आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो भानभट्ट आत्मकथा लिखी है या किस पर आधारित है। तो आपको ऑप्शन दिए गए जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास तथा संस्मृत। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा उपन्यास। भानभट्ट की आत्मकथा क्या है, एक उपन्यास है। चलिए देख लेते हैं 14वां। आप पहला मैं ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं 14, गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन का उजागर करने वाले साहित्यकार कौन है। गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन है। तो जगदीश चंद्र माथुर, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, तथा आपका चौथा आंसर दिया गया है उपेंद्र नाथ अस्क। आपको इनमें से सही आंसर बताना है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने गांव की भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार है। जो फणीश्वर नाथ रेणु है, भाषा, संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार हैं। आपका 15वां दिया गया है, 15वां देख लीजिए। 15वें में आपको दिया गया है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है। दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है, आपको ये बताना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहला समाज से, दूसरा कानून से, तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है धन से, तथा चौथा आपको ऑप्शन दिया गया है शिक्षा से। आपको बताना है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है। आपको बताना है किससे नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कानून से, क्योंकि दास्ता में कानून नहीं होता है, कानून का कोई संबंध दास्ता में नहीं होता है। चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। आपको सत्य सत्य आगे दिए बताए जाएंगे, तो आप इन सत्य को देख लीजिए। इन्हें हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है और हम आपका अधिक समय ले लेंगे, इसलिए हम जल्दी आपको सभी इम्पोर्टेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे। तो पहला आपको जो सत्य में लिया गया है, भक्तिन की सत्यनिष्ठा ने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया था। क्या बना दिया था, नहीं बना दिया था, क्योंकि यह गलत है तो आपका इसको गलत कर देना है। आपका दूसरा गया है लक्ष्मी की माता का नाम अंजना था। लक्ष्मी की माता का नाम अंजना था, ये आपका गलत होगा क्योंकि लक्ष्मी की माता का नाम अंजना नहीं था। भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, यह आपका सही होगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपका चौथा दिया गया है, देख लीजिए चौथा, श्रृंखला की काड़िया निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने
स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे। आपका ये जो चौथा दिया गया है, आपको दिया गया श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे हैं, तो लिखे आपका ये होगा सत्य। आपका जो पांचवा दिया गया है, पांचवा आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, संस्मरण विधान में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। क्या मिलता है? तो आपको देखना है यह सत्य है या असत्य। तो आपका जो यह है असत्य है, क्योंकि इसमें अत्यधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, संस्मरण विधान में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आपको छठा दिया गया है, जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र की अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है। अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है कौन ने? जैनेन्द्र कुमार ने। तो आपको देखना है क्या दी है या नहीं, तो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की ही संज्ञा दी है। आपको सातवां दिया गया है, लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था। जी सही है, उसका पालन पोषण, जो लुट्टन पहलवान था उसका पालन पोषण उसकी सास ने ही किया था। और आगे देखते हैं, आठवां आपको दिया गया है, अमलतास को औरंगवद भी कहा जाता है। औरंगवद भी कहा जाता है, अमलतास को औरंगवद भी कहा जाता है। तो आठवां जो आपका होगा सत्य होगा, क्योंकि अमलतास को औरंगवद भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे भी आपको सभी इम्पोर्टेंट दिखा दिए जाएंगे, तो आप इसी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूर्ण करा दिए जाएंगे। नौवां आपको दिया गया है, कर्नाटक राज्य की प्रिया वाजिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को भी कवि स्वीकार नहीं करती है। जो नौवां आपको दिया गया है यह आपका असत्य होगा। आप इसे पढ़ लीजिए एक बार और पढ़िए इसे। कर्नाटक राज्य की प्रिया वाजिका देवी कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को भी कवि स्वीकार नहीं करती है। जो कर्नाटक राज्य की प्रिय वाजिका देवी है, ये कालिदास और कबीर के अतिरिक्त किसी को भी कवि स्वीकार नहीं करती है। यह आपका गलत होगा, क्योंकि वो तो सभी को कवि स्वीकार करती है। दसवां आपको दिया गया है, श्रीश के फूल निबंध के अंत श्रीश की तुलना सुमित्र नंदन पंत से की गई है। आपको देखना है कि श्रीश के फूल निबंध जो आपका है, इसमें अंत में श्रीश के फूल सुमित्रा नंद से तुलना से की गई है क्या? तो आपका इसका होगा वो गलत होगा, क्योंकि उनकी तुलना श्रीश के फूल से नहीं की गई है। 11वां आपका, दूध और पानी के मिश्रण को भाईचारा का प्रतीक माना गया है। तो आपका यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि दूध और पानी का मिश्रण भाईचारे का प्रतीक माना गया है। यह आपका जो भीमराव अम्बेडकर साहब है इनने माना है। मैं पढ़कर लिखकर वकील बनूंगा, छूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को ख़त्म करूंगा, यह कथन बालक भीमराव अम्बेडकर का है। तो यह आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने इस कथन को कहा था और उन्होंने आगे चलकर इस कथन को ही पूर्ण किया था। उन्होंने छुआछूत और जो आपकी दलितों के लिए आंदोलन लड़े थे। चलिए देख लेते हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान दिए गए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला आपको दिया गया है, लुट्टन को अपना गुरु मानता था। लुट्टन को अपना गुरु कौन मानता था? लुट्टन अपना गुरु किसे मानता था? तो ढोलक को अपना गुरु मानता था। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था। दूसरा आपको दिया गया है, समान ज़रूरत के हिसाब से नहीं के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से आता है? तो परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है। तीसरा आपका दिया गया है, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका होगा फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। चौथा आपका दिया गया है, भक्तिन के पिता का नाम क्या था? तो भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? भक्तिन के पिता का नाम सूरमा था। मनुष्य अपनी मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। कौन सी मनोवृत्ति? तो आर्थिक मनोवृत्ति या सामाजिक मनोवृत्ति। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो सही होगा वो होगा आर्थिक मनोवृत्ति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। जो छठा दिया गया है, बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है, वस्तु या ग्राहक की? तो आपका इसका सही आंसर होगा ग्राहक की, क्योंकि बाजार दर्शन में ग्राहक की ही चर्चा की गई है। सातवां जो आपका होगा, कुत्ते शरीर को सिकुड़ कर जोड़े की ढेरी में सो रहे थे। किसकी रजाई में या राख में? तो राख की ढेरी में। रजाई की ढेरी तो उनको कुत्तों के लिए कहा नसीब में, क्योंकि वो राख की ढेरी में ही ठंड के कारण सो रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है, आठवां दिया गया है, गद्य में काव्य की कौन सी
भावप्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता में पाई जाती है। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ललित निबंध, व्यंग्य निबंध। आपका जो इसका सही आंसर होगा ललित निबंध। गद्य में काव्य किसी भावप्रवणता, आत्मपरकता और विषय प्रधानता में ललित निबंध में पाई जाती है। नौवा आपका दिया गया है, मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है क्या होता है? लोकतंत्र या दासता। तो आपका इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र, क्योंकि दासता तो इसका विपरीत होता है। 10वां आपका दिया गया है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ड्राइंग को तो आपको रचना, जो आपको ड्राइंग करते हैं उसे कहते हैं। तो आपको ड्राइंग तो लगना ही नहीं है। आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न बताए जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सही विकल्प में आपका सर्वप्रथम लिया गया है, पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र है आपका लुट्टन पहलवान। जो इसका सही आंसर होगा लुट्टन पहलवान है आपका लुट्टन सिंह पहलवान, वही है आपका मुख्य पात्र। चलिए दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा दिया गया है, आधुनिक युग में प्रेमचंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक रूप में प्रेमचंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका इसका सही आंसर होगा जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार को लिखना है आपका, देखना जैनेन्द्र कुमार को आधुनिक युग के प्रेमचंद्र के रूप में माना जाता है। चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया है, मैं इसे काट देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दूसरा आपको दिया गया है, साहित्यकारों के निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उद्देश्य महादेवी वर्मा के किस रचना में मिलता है? आपको बताना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा पथ के साथी में मिलता है। पथ के साथी में आपका जो दिया गया है यह मिलता है। आपका सही आंसर होगा पथ के साथी में। आपको इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपको दिया गया है, सेवा धर्म में भक्तिन किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है? तो वह करती है हनुमान से अपनी पौराणिक स्पर्धा करती है। पौराणिक देवता हनुमान से अपनी स्पर्धा करती है। पांचवा आपका दिया गया है, साहित्य में नवजागरण काल किस युग से संबंधित है? साहित्य में नवजागरण काल किस युग से संबंधित है? तो आपका इसका जो सही आंसर होगा भारतेंदु युग। इसका सही आंसर होगा भारतेंदु युग। आपको इसका लिख लेना है। भारतेंदु युग को आपको जो भारतेंदु युग है, साहित्य में नवजागरण काल किस युग में संबंधित है? तो भारतेंदु युग नवजागरण काल था। आपका छठा दिया गया है, हिंदी गद्य के उत्कृष्ट का सूर्योदय किस युग को माना जाता है? तो हिंदी गद्य के उत्कृष्ट का सूर्य उदय किस युग को कहा जाता है? तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग को आपका द्विवेदी युग को आपका माना जाता है। हिंदी गद्य के उत्कृष्ट का सूर्योदय द्विवेदी युग को माना जाता है। आपको इसका आंसर लिख लेना है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका दिया गया है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोग को क्या कहते हैं? फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सनियामी। जो सनियामी कहा गया आपका बाजार दर्शन में, वो बहुत सी व्यक्ति फिजूल सामान खरीद लाते हैं, नहीं खरीदते हैं, उन्हें संयमी कहा जाता है, क्योंकि अपने वो बाजार के दर्शन और अपने मन पर संयम रखते हैं और फिजूल सामान को नहीं खरीदते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताए जा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया है, देख लीजिए 8वां, शिरीष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? शिरीष अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? आपको दिया गया है। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा वायुमंडल से। शिरीष अपने रस का प्रबंध करता है वायुमंडल से, लिख लेना है। आपको इसका लिख लेना है वायुमंडल। चलिए आप दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा जो नवा है जो आपको दिया गया है, प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम क्या था? प्राचीन कर्नाटक राज्य का क्या है? आपको बताना है क्या है आधुनिक नाम प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम। तो आपको जो होगा सही आंसर इसका वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का जो आधुनिक नाम है वो है कर्नाटक। आपको लिख लेना है कर्नाटक।
चलिए दूसरा देख लेते, 10वां देख लेते। हाय वह अवधूत राज कहा है, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा गया है? तो इसमें अवधूत शब्द का प्रयोग जो है आपका महात्मा गांधी के लिए किया गया है, तो इसमें लिख लेना है महात्मा गांधी के लिए किया गया है आपको। चलिए आगे देखते हैं कौन सा दिया गया है। आगे आपको दिया गया है श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने किसे हराया था? श्यामनगर के दंगल में लुट्टन ने चांद सिंह को हराया था। किसको हराया था? चांद सिंह को हराया था। चांद सिंह को हराया था। चलिए देख लेते हैं 12वां क्या दिया गया है। 12वां दिया गया है विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 को पुस्तिका के रूप में वितरित किया गया। इस पुस्तिका के लेखक का नाम था, इस पुस्तिका के जो आपको दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के पुस्तिका के लेखक को बताना है, जो आपका वो है भीमराव अम्बेडकर। आपके भीमराव अम्बेडकर ने ही इस पुस्तिका को लिखा था। इसको लिख लेना है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर लिख लेना है। इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की जो पुस्तिका है उसे लिखा था। उसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सभी जो प्रश्न है आपके लिए आईएमपी है, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको गद्य खंड के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में दिखाए जा रहे हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एवं वीडियो को देखने के पश्चात वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसे स्टार्ट कर दिया है। आप चैनल पर जाकर अन्य विषयों के ऑब्जेक्टिव सीरीज को भी देख सकते हैं। सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव की सीरीज हमारे चैनल पर जो अपलोड कर दी गई है, आप उन ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना किसी देरी के आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ही अमूल्य है और आपकी बोर्ड परीक्षा काफ़ी निकट है। चलिए जोड़ी आपको अब जोड़ियाँ बताई जाएगी जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको एक जोड़ी अवश्य ही बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी। तो आप देख लीजिए भक्तिन का जो आपका मिलेगा वो होगा भक्तिन जो पार्ट है उसमें से लिया गया है ये। तो भक्तिन का जो सही आंसर होगा स्मृति रेखाएं। भक्तिन क्या है? स्मृति रेखाएं। दूसरा दिया गया है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन को आपको मिलाना है जैनेंद्र कुमार ने इसे लिखा है, तो बाजार दर्शन को जैनेंद्र कुमार से मिला देना है। पहलवान की ढोलक क्या है आपको बताना है, तो आपका इसका होगा कहानी है। पहलवान की ढोलक क्या है? कहानी है। शीर्ष के फूल अजय प्रसाद द्विवेदी से मिल जाएगा। शीर्ष के फूल किससे मिलेगा? अजय प्रसाद द्विवेदी। आपका इसका अजय प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। मेला अंचल एक आंचलिक उपन्यास है, तो आपको इसको आंचलिक उपन्यास से मिला देना है। भक्तिन को स्मृति रेखाएं, बाजार दर्शन को आपको जैनेंद्र कुमार से मिला देना है। पहलवान की ढोलक को आपको कहानी से मिला देना है, तथा शीर्ष के फूल को आपको जो अजय प्रसाद द्विवेदी है उनसे मिला देना है। और मेला अंचल को आंचलिक उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास से मेला अंचल को मिला देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दूसरी जोड़ी ली गई है। सभी जोड़ी आपको इम्पोर्टेंट आईएमपी एक ही वीडियो में बताई जा रही है। सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं। आपको पहली जोड़ी में पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह है निबंध। तो निबंध जो आपको मिलेगा ये होता है निबंध अशोक के फूल है, तो आपका निबंध अशोक के फूल से मिला देना है। संस्मरण से आपको मिला देना है उपविधा। संस्मरण क्या होती है? उपविधा होती है। कहानी आपको जो मिलेगा वो होगा कहानी का होगा। उसने कहा था एक कहानी है, तो उससे उसने कहा से कहानी से मिला देना है। अमो समालोचना आपको दिया गया है डी नंबर में, तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल को समालोचना से मिला देना है। उपन्यास का आपका परीक्षा गुरु से मिला देना है। जो उपन्यास है वो एक परीक्षा गुरु है। तो निबंध को आपको अशोक के फूल से मिला देना है। संस्मरण को आपको उपविधा से मिला देना है। कहानी को आपको उसने कहा से मिला देना है, तथा समालोचन को आपको जो समालोचन को आपको जो मिलेगा वो होगा आपका रामचंद्र शुक्ल, तथा उपन्यास को आपको परीक्षा गुरु से मिला देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपको सभी इम्पोर्टेंट जोड़ियाँ बता दी जाएगी, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए देखते हैं इस जोड़ी को। इसमें आपको सर्वप्रथम दिया गया है कवि वचन सुधा को आपको जो मिलाना है वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको लिखा है, तो कवि वचन सुधा। हिंदी प्रदीप आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है। इसका आपका होगा बाल कृष्ण भट्ट को आपको हिंदी प्रदीप से मिला देना है।
कांदबिनी, आनंद कांदबिनी आपको मिलाना है इसे। आनंद कांदबिनी को आपको बद्री नारायण चौधरी से मिला देना है। ब्राह्मण जो आपको ऑप्शन दिया गया है, ब्राह्मण इसका जो जोड़ा होगा वो होगा, ब्राह्मण का जोड़ा होगा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण को लिखा है, इसलिए उसे इससे मिला देना है। सरस्वती महादेवी प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती को आपको महादेवी प्रसाद द्विवेदी से मिला देना है। तो कवि वचन सुधा को आपसे भारतेंदु हरिश्चंद्र से मिला देना है। हिंदी प्रदीप को आपको बालकृष्ण भट्ट से मिला देना है। आनंद कामबिनी को आपको बद्री नारायण चौधरी से मिला देना है, तथा ब्राह्मण को आपको जो है प्रताप नारायण मिश्र से मिला देना है। सरस्वती को महादेवी प्रसाद द्विवेदी से मिला देना है। चलिए आगे की जोड़ी को देख लेते हैं। आगे सभी इंपॉर्टेंट जोड़ियाँ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए देख लेते हैं इस जोड़ी को। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र क्या है आपको बताना है। आपको प्रेमचंद्र जो है वो है आपके कथा सम्राट प्रेमचंद्र के नाम से, कथा सम्राट के नाम से प्रेमचंद्र जाने जाते हैं। आपको कथा सम्राट से इसे मिला देना है। दूसरा आपका दिया गया है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को आपको किससे मिलाना है, यह आपको देखना है। जयशंकर प्रसाद को क्या कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट की उपाधि दी गई है, तो उन्हें नाटक सम्राट से मिला देना है। महादेवी वर्मा आपको जो डी है वो दिया गया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो होती है वो निबंध, महादेवी पहला आपका छूट गया है रामचंद्र शुक्ल। सी नंबर को आपको दिया गया है रामचंद्र शुक्ल क्या है, तो रामचंद्र शुक्ल जो है आपके रामचंद्र शुक्ल को आपको निबंध सम्राट से मिला देना है। महादेवी वर्मा आपको डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है, इसे आपको वेदना और करुणा से मिला देना है। महादेवी वर्मा की एक रचना है वेदना और करुणा। राहुल संस्कृत्यायन एक यात्रा वृत्तांत है, तो आपको इसे यात्रा वृत्तांत से मिला देना है। मुंशी प्रेमचंद्र आपके कथा सम्राट, जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट तथा रामचंद्र शुक्ल निबंध सम्राट। महादेवी वर्मा वेदना और करुणा तथा राहुल संस्कृत्यायन को आपको यात्रा वृत्तांत से मिला देना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अगली जोड़ी देख लेते हैं। यह आपकी अंतिम जोड़ी है, सो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम आगे बढ़े और आप भी अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर आपने अन्य वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें अवश्य देख लीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वे ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने जो जो ऑब्जेक्टिव भी आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जो आपका दिया गया है उसे देख लीजिए। जो आपका 5वें नंबर का दिया गया है कुछ इस प्रकार है। 5वें नंबर का दिया गया है, 5वें नंबर में आपसे सर्वप्रथम दिया गया है कमल का सिपाही। कमल का सिपाही आपको देखना है। कमल का सिपाही प्रेमचंद्र ने लिखा है, तो कमल का सिपाही को आपको प्रेमचंद्र से मिला देना है। एक घूट दिया गया है बी नंबर में आपको, एक घूट को आपको हिंदी की पहली एकांकी से मिला देना है। एक घूट आपकी पहली एकांकी है, यह आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अवश्य कर लेना है। सभी प्रश्न आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने ही। सी नंबर को आपको दिया गया है इंदुमती। इंदुमती आपको सी नंबर में दिया गया है। इंदुमती का जो होगा आपका हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती तथा हिंदी की पहली एकांकी होती है एक घूट। ये आपको याद रखना है, ये आपकी दोनों बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको जो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है, तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्यंग्यकार, आपको व्यंग्यकार को हरिशंकर परसाई से आपको व्यंग्यकार को मिला देना है। सो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट नहीं किया है, तो अभी बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करेंगे, तो जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँचेंगे सबसे पहला, बिना किसी देरी के, और आप हमारे चैनल से अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बिना किसी देरी के सभी ऑब्जेक्टिव आपको पूर्ण करा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर।